preview. आदाब अर्ज़ है, महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मौजूदा भारत की सियासत किस तरह अपने रंग बदल रही है, ये आप सब जानते हैं। जहां एक आम नागरिक, एक आम आदमी महंगाई को लेकर जूझ रहा है, गैस सिलेंडर हो, टमाटे का भाव हो, भाजी तरकारी हो, आटा हो, यानी तालीम हो या फिर इलाज हो, ये महंगे से महंगा तर होते जा रहा है। ये आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है। और हमारे सियासी लीडरान, चाहे किसी पार्टी के क्यों ना हो, वो अपनी सियासत के लिए इन सारे मुद्दों को पीछे छोड़कर अपनी राजनीति, तोड़जोड़ की राजनीति पर लगे हुए हैं। एक तरफ जहां हमारे मुल्क में कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं, पिछले 66-67 साल हो गए, दिन हो गए हैं। मणिपुर में जो हो रहा है वो आप लोग जानते हैं। सियासत के ये रंग और इनका मुस्तकबिल क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ एक जाने माने राइटर और सियासत पर बारीक नजर रखने वाले, आप सबके चहीते और वो तारीफ के मोहताज तो नहीं है, वो जनाब शेषराव चौहान साहब है, जिन्होंने कई किताबें लिखी है बहुत अलग अलग मौजू पर। उनकी एक किताब शरद पवार साहब का पर भी है। आज महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जो चल रहा है और शरद पवार का जो रूल है उसके अंदर, वो शेषराव चौहान साहब बड़ी खूबी से जानते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे क्या है। हमारे प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत को अगर हम बात करें, जो कुछ चल रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में पिछले कुछ सालों से, पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी पावर में आने के बाद, वैल्यूज ऑफ पॉलिटिक्स जो थे वो बिल्कुल बदल गए। आज के पॉलिटिक्स में न कोई नीति है, न कोई अनीति है। सिर्फ सत्ता कायम पाने के लिए और सत्ता कायम रखने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करते जाना, सत्ता कायम रखना। और आज जो हो रहा है ये उसी का जो है कि इंडिकेशन है, नतीजा है। अब बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट पर अगर मैं आऊं तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आज तक जो हो रहा था कि भी कुछ पार्टी, एक पार्टी, दो पार्टी अलायंस पार्टीज करते थे और अलायंस पार्टीज एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर गवर्नमेंट फॉर्म करते थे और गवर्नमेंट चलाते थे। जैसे ये महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए और गवर्नमेंट 2-2.5 साल तक चलाई। लेकिन इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो हथकंडे किए गए वो किसी भी वैल्यूज ऑफ पॉलिटिक्स या वैल्यूज ऑफ लाइफ में फिट नहीं होते। मिसाल के तौर पर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को शिव साथ लेकर बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे इसकी गवर्नमेंट फॉर्म की। अब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने की जो अहम वजह बताई थी कि मैंने शिवसेना क्यों छोड़ी, ये कि हमने कहा था उद्धव ठाकरे को कि आप राष्ट्रवादी को गवर्नमेंट में मत लीजिए, दूर रखिए। उद्धव ठाकरे ने हमारी ये बात मानी नहीं, राष्ट्रवादी के साथ गवर्नमेंट बनाए, हम रहे कुछ साल, लेकिन अब बाहर हो गए। अब जिस एकनाथ शिंदे ने ये वजह देते हुए बीजेपी के साथ शिवसेना को लाया, राष्ट्रवादी नहीं होना, वही शिंदे
आज राष्ट्रवादी को साथ लेकर फिर से गवर्नमेंट में आ गई है। फिर से गवर्नमेंट यही बात है कि जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी के आने के बाद से कई स्टेट्स में इस तरह के वाकयात हुए, कर्नाटक लीजिए, गोवा लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, कि चुनी हुई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लेने के बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। आज जब महाराष्ट्र में ये दोबारा हुआ है, एक बार शिंदे और उनका बहुत बीजेपी का अलायंस होता है, वो एक बार हुआ और दोबारा ये हुआ है। अब दोबारा जो हुआ है तो यहाँ के सबसे बड़े नेता, जिसे हम महाराष्ट्र के जानता राजा कहते हैं आमतौर पर लोग, शरद पवार जी को, तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि इस बार बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो बीजेपी वो कहलाते हैं, ये शरद पवार के जाल में फंस गए हैं। ये जो कुछ हो रहा है वो स्क्रिप्ट शरद पवार ने ही लिखी है। इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा चल रही है। आप क्या कहते हैं? देखो, एक साल तक के मैं कुछ थोड़ा इस पर भरोसा कर सकता था, लेकिन आज शरद पवार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इतने रिश्ते खराब हो गए हैं कि अब शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह का अल्टीरियर मोटिव जो है, महाराष्ट्र का अल्टीरियर मोटिव उनका ये है कि उनका जो बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ, अपमान हुआ, एक शिकस्त उनको जो है सहन करना, और वो किसकी वजह से करना पड़ेगी? शरद पवार की वजह से। शरद पवार अगर महाविकास आघाड़ी फॉर्म नहीं करते तो किसी न किसी तरह से बीजेपी और शिवसेना आ जाती थी, लेकिन शरद पवार ने ऐसा रोल प्ले किया उस समय कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी एनसीपी की गवर्नमेंट बनाई। अब ये बहुत बड़ी शिकस्त साहब करते हैं। अब उनके, मेरे हिसाब से, मेरी पॉलिटिकल रीडिंग के हिसाब से ऐसा है कि उनके दिमाग में ये घुस गया है, शरद पवार को पॉलिटिकली खत्म करो, शिवसेना को खत्म करो और अपना डोमिनेशन 24 के हिसाब से यहाँ सबको खत्म करो। 24 का उनके दिमाग में ये एक रिएक्शन है खौफ का उनका। हाँ, इस तरह के जो उनके जो मोमेंट्स है वो 24 को लेकर, इवन फडणवीस साहब ने कहा है कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग थी, उसको तोड़ना जरूरी था। अपने एमएलए को समझा रहे थे, कल की बात है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए जिस तरह की राजनीतिक घटनाएं घड़ी जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नियमों को पकड़कर, कुछ को छोड़कर अपनी बलादस्ती उस पर कायम की जा रही है और अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट बनाई दी जा रही है। ऐसी गवर्नमेंट आम आदमी के लिए कितना कुछ कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। और आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इस वक्त अपने फायदे के लिए कैसा इंटरप्रेट किया जा सकता है, वो इंटरप्रेट करके पॉलिटिक्स चला जा रही है। जहां इंटरप्रिटेशन का भी स्कोप नहीं है, वहां हड़ेलप्पी करो, डिक्टेटरशिप का फॉर्मूला करो और जो होगा होगा, क्या रिएक्शन होगी तो खत्म करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की ये पोजीशन आज है। दूसरा, ये जो आप कहा कि आपने भेजा था मुझे शायद, ये देवेंद्र फडणवीस का जी एक वीडियो, क्या कहा उसमें? प्रेस को राष्ट्रवादी के साथ हमारा अलायंस जब समझो तो ना नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, 3 बार कहा। जी जी। आगे उसने यहाँ तक कहा कि अगर मुझे शादी करना की नौबत आई तो मैं बैचलर रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ शादी नहीं करूंगा। अब कहाँ गया है उसीलिए? नहीं, ये बड़ी सियासत के छोटा सा एक मोहरा हम उनको कह सकते हैं, वो है। लेकिन जो ऊपर से हो रहा है, जो दिल्ली से जो घटनाएं घड़ी जा रही है, वो शायद स्टेट के लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेकर नहीं की जा रही है।
करना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते। स्टेट्स को जो है अनस्टेबल रखो, ऐसी सिचुएशन पैदा करो कि उनको अपने पर निर्भर रहना पड़े। फिर अब कैसा कर सकते हैं? साम दाम दंड जो बोलते हैं वो अडॉप्ट करो। अब यही देखिए ना, अजीत पवार राष्ट्रवादी खुद को कहकर गवर्नमेंट में जाता है और बीजेपी और शिवसेना के कंफर्टेबल मेजॉरिटी होते हुए भी ये इनको लेते हैं। अब ये जो लिए गए हैं ये कौन लोग हैं? इन पर इल्जाम है ऑलरेडी, बड़ा करप्शन का करप्शन के केसेस इन पर। 8 रोज पहले, इनके आने के 8-10 रोज पहले भोपाल में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि मेरी गारंटी एक है कि जो करप्ट है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको मैं जेल में भेजूंगा। और उसने खासतौर से जो और नाम लिए एनसीपी का क्या था, एनसीपी के बारे में उसने कहा कि एनसीपी इसमें है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है जी। नाम बताया उसने बैंक और इरिगेशन में, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं जी। अब इतना आप 8-10 रोज पहले स्टेटमेंट करते हैं, और जो ये 2 इश्यूज में हाईएस्ट करप्ट है यहाँ, हाईएस्ट चार्जेस लगे हुए। क्यों चार्जेस क्यों लगे? चार्जेस करे तो वो तो जो मॉर्निंग का शपथ विधि हुआ था उसमें क्लीन चिट करवा दिए कुछ, लेकिन आज एफआईआर आज भी कायम है। शालिनी तय का स्टेटमेंट इंटरव्यू आपने अगर सुना होगा तो शालिनी तय ने साफ तौर से कहा कि अजीत पवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं एनसीपी अपने आप को कहने का और जाने का। जिस आदमी पर एफआईआर कायम है, जिस आदमी ने, उसने 2 उदाहरण दिए, स्पेसिफिकली फिगर्स के साथ उदाहरण दिए कि शिखर घोटाला जो है बैंक का, उसमें इसने कितना करप्शन किया, और हाइट उसने ये बताई उसमें कि ये जो शुगर फैक्ट्री कुछ थे, नंबर दिया उसने, मुझे याद नहीं लेकिन नंबर दिया उसने, ये फायदे में नहीं चल रहे इसलिए हमने इसको बेचने का प्राइवेटाइजेशन कर लिया। और खरीदे किसने? इसी ने खरीदे। मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्री इसने खरीदी है, और एक शुगर फैक्ट्री का तो उसने नाम लिया है उसमें कि ये फैक्ट्री कौड़ी मोल कीमत में खरीदी, उसको ये बैंक से 400 करोड़ का लोन दिया और कुछ दिन में ही 400 करोड़ माफ कर दिया। ये फिगर के साथ बताया मैं। अब ये उसने कहा कि अजीत पवार ने इरिगेशन मिनिस्टर जब था तब जो करोड़ों रुपए खर्च किए उसमें से सिर्फ 1% पानी में काम आए, 99% का जो है करप्शन किया। अब ये क्रिमिनल है उसने कहा। तो आप इस पर जो कुछ एफआईआर है, एक कार्रवाई करने के बजाय आप उसको मिनिस्ट्री में लेते हैं, तो ये कहाँ की राजनीति है और ये कहाँ तक ले जा रहे हैं? आदमी बीजेपी में जाता है और धूल के साफ वो वॉशिंग मशीन जो बताया जाए। साहब शरद पवार साहब को जानते हैं, शरद पवार साहब से काफी नजदीक है। शरद पवार पर इस सारे हादसे का कोई असर आपने देखा है? कोई इस जो ये वाकया है उसका असर उन्हें पॉजिटिव ले रहे हैं ऐसा नजर तो आ रहा है। लेकिन आज चूंकि आप नजदीक है, आपने उनकी मानसिकता अब कैसी देखी? ये हादसे देखिए, मैंने शरद पवार को जून के महीने में, जून या मई के महीने में जब उन्होंने मुझे बुलाया था तो उनसे कहा मैंने, सिचुएशन ने किया, मैंने कहा देखो शरद राव, आपके बारे में अभी भी एक गलत फहमी, परसेप्शन जाता नहीं कि आप कभी भी बदल सकते हैं। पीठ के बगल भरोसे के काबिल नहीं है, ये मैंने कहा। यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रस्टवर्दी। लेकिन अब वो आज ऐसी स्थिति, ये गए महीने की बात है,
आज ऐसी स्थिति आई है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रोल क्या रहेगा। और अगर आप जो है, मुझे अगर ऐसा महसूस होता है कि आप धरसोड़, ये मराठी शब्द इस्तेमाल किया मैंने, धरसोड़ नहीं करेंगे तो आप देखिए क्या होता है। और उनकी इसमें देता, अब मुझे 100% भरोसा है। ये जो कह रहे कि शरद पवार का स्टंट है और ये है वो है, शरद पवार अब बदलेंगे नहीं। शरद पवार ने आज जो भूमिका ली है वही भूमिका वो कायम रखे कर रहे हैं अजित पवार। और अरे खास बात तो ये है कि वो प्रफुल्ल पटेल जिसकी पॉलिटिकल लाइफ इनसे शुरू हुई, पॉलिटिकल राइज इनसे हुआ, पटेल है, मुशर्रफ साहब है, मुशर्रफ का दादा पवार है, और ताजुब सिर्फ उसमें वो वैसे पाटिल का है कि वो कैसे का। लेकिन ये सब भी सर एक एक एक, एक कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि मुंडे साहब के भतीजे को शरद पवार साहब ने लेकर आ गए थे यहाँ पर, तो वक्त बदल गया, आज इनका भतीजा उधर चले गया। सही है ना। लेकिन उसके बारे में न बोले, मैं उसके बारे में तो बोलना ही नहीं चाहूंगा जी। वो इतना गिरा हुआ आदमी है, कैरेक्टर से है, करप्शन से, पॉलिटिकली सब है। वो तो आप नहीं मानते कि ये स्क्रिप्ट पूरी शरद पवार साहब ने लिखी है? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 1 साल के बाद पता चला कि ये गूगली था। हाँ, ऐसा 1 साल के बाद मालूम पड़ेगा, शरद पवार साहब खुद बोलेंगे हमने गूगली डाली थी। नहीं, गूगली कैलकुलेटेड है इस वक्त। इस वक्त गूगली भी है तो वो कैलकुलेट है इनको खत्म करने की। जी, जिस तरह साहब निकल रहे हैं, जैसा अभी येवला में आए, कल आए थे, बारिश में भीग गए, फिर से बारिश में भीग गए। उनका बारिश में भीगना अपोजिशन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं कहलाई जाती। हमेशा जब भी बारिश में भीगे काफी कामयाब हुए हैं। काफी लोग जमा हो गए थे वहां पर, लोग उनसे मिलने के लिए, जहां भी जा रहे हैं वो हुजूम पर हो रहा है। और यंगर जनरेशन खासतौर से उनकी एज अभी भी आड़े नहीं आ रही उनके काम में। नहीं, कैसे आ सकती बताए ना। अब मेरी उम्र 90 साल की है जी, मैं आज भी 16-17 पे लोग देखते 16-18 घंटे काम करता हूँ जी। एज का फैक्टर आपके मेंटल फैकल्टी से और फिजिकल फिटनेस पर डिपेंड करता है जी। अगर आपकी मेंटल फैकल्टी अगर वीक हो गई, फिजिकल स्ट्रेंथ खुल गई, तो एज का असर आपको होगा, आप इनएक्टिव बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। 2024 जिस तरह तमाम अपोजिशन पार्टियां एक जगह आकर बीजेपी को से लड़ना चाह रही है, और राहुल गांधी के एक्शन तो आप देख रहे हैं, सड़कों पर, खेतों में, आम आदमी में, गैरेज में जा रहे हैं, लोगों से मिलना। और नो डाउट यात्रा के बाद, भारत यात्रा के बाद उनका जो तो ग्राफ बढ़ा है, लोग उनको पसंद करने लगे, सुनने लगे हैं। 2024 में अपोजिशन का जो रोल चाह रहे हैं, शरद पवार साहब है, फिर वो बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब है, और इस जो ममता बनर्जी है, ये लोग जो अलायंस बनाना चाह रहे हैं, वो कहां तक आपकी नजरों में कामयाब होगा और कितना असर करेगा? नहीं, देखिए, ये अलायंस जो है, यूनिटी जो है, ये यूनिटी ये लोग होने नहीं देंगे। नंबर उसका एक रिएक्शन ये है महाराष्ट्र। बिल्कुल। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि यूनिटी होने में दूसरी बात ये है कि ये जो यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जी, वो भी अपने आप को दिल से बोलिए, बाहर से बोलिए, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बोलकर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, ये सब इंसिडेंट्स होने के पहले तक शरद पवार भी उसमें थे। लेकिन शरद पवार ने अब क्लियर कर दिया है जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हूँ। और उसने ये भी कहा, एक बात मैंने उनसे कही थी कि आप यूनिटी करते समय प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट आप प्रपोज मत कीजिए, किसी को प्रोजेक्ट मत कीजिए, कि वो पार्लियामेंट डिसाइड करिए, चुनकर आने के बाद एमपी डिसाइड करेंगे, उसको बात रखिए। तो इस लाइन पर जा रहे हैं। लेकिन अपने बात जो है कि इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन पॉलिटिक्स में सेल्फ जो है वो ओवर डोमिनेशन में है।
अगर इन लोगों ने, मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है अपनी पप्पू की इमेज एक पावरफुल पॉलिटिशियन बन के बनाई, बदल दी। और जिस ढंग से आपने भी देखा, हमने भी देखा है, बहुत बड़ी जहां भी तब्दीली आई। जाता था क्या ऊपर हुई थी। अगर इन सब ने मिलकर, हम बाद में डिसाइड करें, जो होगा होगा, और इसको थोड़ा सा सपोर्ट अगर किए तो पिक्चर बदल सकती है। लेकिन आई हैव डाउट। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, यहाँ खान साहब और मेरी कोशिश ये सब करने की उस दिशा में ही जा रही है कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए। आप एक अगर हो सके दिल से तो गिर भी जाएगा। आज जनता में जो है उनकी वो भरोसा और वो इमेज नहीं रही। ये क्या बोलते हैं उसको, एक तो झूठा बोलने में, वो धरसोड़ करने में, या पावर के लिए कुछ भी करने में, ये जो है नैतिकता नहीं रही। माहिर है जी। इसका जरूर असर लोगों पर होगा। लेकिन अपने पास क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी में और इंडियन इलेक्शन सिस्टम में 51% चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को 51% वोट्स देना ये चाहिए, ये नहीं है। अपने वोटिंग की 51 से 60% से जो ज्यादा लेगा, जी जी जी, जो ज्यादा लेगा जी जी। अब इसमें फिर अब ज्यादा ये है, अगर इनकी यूनिटी नहीं हुई तो ये होंगे, फिर इलेक्शन इंजीनियरिंग होती है, मशीन है, ये है। इसलिए क्या करना चाहिए इन्होंने, मैंने जो कहा कि पार्लियामेंट पर कॉन्सेंट्रेशन करो, पार्लियामेंट पर कॉन्सेंट्रेट, और पार्लियामेंट जो है 1 to 1 का फार्मूला रखो। बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टी का एक ही कैंडिडेट, वो अभी उस स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर होगी, पावरफुल होगी, उसके हिसाब से उसको डिसाइड करने दो। लेकिन एक तो एक अगर किए तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बीजेपी के हटने। जी सर, जाते जाते एक सवाल, आखिरी सवाल, बीजेपी ने शरद पवार को छेड़कर गलती की, बिल्कुल, क्या नतीजे होंगे इसके? भाई शरद पवार को छेड़कर ये गलती की उसने, आई हैव फॉरगॉटन शरद पवार ऑफ यस्टरडे, आई एम लुकिंग टू शरद पवार ऑफ टुडे। आज की हालत में मुझे जो उनमें थिंकिंग और बिहेवियर एंड एक्शन में तब्दीली महसूस हो रही है, और ज्यादा एक्टिव हो गए, यंग हो गए यंग हो गए, वो एक जिद पैदा हो गई है। वो जो आप कह रहे हैं, मैं उसको एक थोड़ा सा अलग उदाहरण देकर कहता हूँ जी। वो सांप पर जो है इन्होंने पैर रखे, अब वो डसे बगैर रहेगा नहीं। आज ये स्टेज है। अब इस स्टेज में मैं जिन से मुझे मुमकिन है कहना, मैं ये कहे जा रहा हूं और कोशिश भी किए जा रहा हूं कि अब सब आप भूलो, फॉरगेट द पास्ट। आज की हालत में शरद पवार क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, अगर आपको सही लगता है पीछे का भुलाकर, तो आप उसके पीछे स्ट्रेंथ, उनका साथ दो, समझे नहीं। अब इसमें जो कोशिश कर रहा हूँ, ये जो गैदरिंग्स की स्टूडेंट, ये यूथ बहुत उनके पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया उसके लिए। जैसे शेषराव चौहान साहब, शरद पवार को छेड़कर बीजेपी ने गलती की है, उसका खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, इस तरह के विचार शेषराव चौहान साहब के हैं। जिस तरह मैंने पहले शुरुआत में प्रोग्राम में कहा था कि तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी काली कमाई, लीडरान खुसूसन काली कमाई बचाने के लिए सियासी जमातें बदलते रहते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए। लेकिन इस सब घटना में, ये सब प्रोग्राम में आम आदमी कहीं नजर नहीं आता। आम आदमी वही है, वही महंगाई, वही तालीम, बच्चों की तालीम, वही गैस सिलेंडर और वही सब्जी तरकारी में अटका हुआ है।
इसी तरह किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह के वाकयात काफी दिन तक बर्दाश्त नहीं किए जाते। आम आदमी कहीं न कहीं मन बना चुका है कि इस बार उसे क्या करना है। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भीम, खुदा हाफिज, नमस्कार।